फर्स्ट क्वेश्चन जो हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फॉर मैनुअल टेस्टिंग. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग. मैनुअल टेस्टिंग का सर मतलब क्या हो? हाँ. सर एक बात बोलना चाहता था एक बार सर, मतलब वीडियो कैमरा ऑन करके एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए तो फिर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट होगा पढ़ने ओके, सो लोग कैमरा ऑन कर सकते हो गाइस एंड गिव इंट्रोडक्शन. आई डोंट हैव एनी इश्यू. सर मैं थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए बाहर होके सुन रहा था. ये नॉइस था. So later on also we can open the camera. So right now we can give just introduction about ourselves so that all the participants can know each other. So starting from Abdul. ओके सर. माई सेल्फ अजय यादव. नाउ आई एम वर्किंग विथ एचसीएल टेक्नोलॉजी विथ 3 year experience. Totally manual testing. No any knowledge of any automation tool. Thank you, sir. Okay. And Abdul. Yeah. Yes, sir. Yeah. My screen is visible to you, sir. Yes. Yes. Sorry. Yes, sir. This is Abdul Salim. Overall, I have 9 years of experience in software testing, and having 2 years career gap. Recently, I got job in support, so I'm interested to upgrade my skills in Playwright, and I'm very happy to join in this course. Uh, Thank you, sir. So other people will join, then we will connect with them. So now I'm going to start about the manual testing. Okay. Okay. So what is the meaning of basically manual testing means? आप लोग कोई भी चीज, कोई भी हम सॉफ्टवेयर को जब डायरेक्ट ह्यूमन ले जाओ रखो, सुबह मिल जाएगा. के इंटरेक्शन से हम टेस्ट करते हैं डायरेक्टली, सो दैट इज मैनुअल टेस्टिंग. डायरेक्ट ह्यूमन का इंटरेक्शन जहाँ होता है. तो एक तो हो गया कि डायरेक्ट ह्यूमन का इंस्ट्रक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैनुअल. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टिंग? टेस्टिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है टू वेरीफाई दैट प्रोडक्ट इज meeting with my requirement or not. Requirement or not. और कोई भी प्रोडक्ट हो, वो सॉफ्टवेयर ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हो, चेयर हो, टेबल हो, पेन हो, एनीथिंग, अगर हम उसको टेस्ट करते हैं, सो वी जस्ट वेरीफाई कि वो जो प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं. अब मेरी रिक्वायरमेंट, दिस वर्ड, इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट वर्ड. इस रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? माई रिक्वायरमेंट दैट प्रोडक्ट इज फुलफिलिंग माई रिक्वायरमेंट और नॉट. इसका मतलब है मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि पहला चीज कि जिस पर्पस के लिए मैं किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को खरीद रहा हूँ, वो पेन हो सकता है, शूज हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे मैं यूज कर रहा हूँ, जिस भी पर्पस के लिए, सो मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं, पहली चीज. सेकंड, जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है.
एंड द थर्ड, वो कितना यूजर फ्रेंडली है, कि उसे यूज करने के लिए मैं कितना आराम से उसे यूज कर सकता हूँ। जैसे अगर मान लो एक चेयर मैं लेने जाता हूँ, तो एक चेयर है फोल्डिंग चेयर, एक चेयर है कि नॉर्मल, उसको हम फोल्ड नहीं कर सकते, सिंपल सा चेयर है जो कि हमेशा ओपन रहता है। तो यूजर फ्रेंडली कौन सा होगा? जो हमेशा ओपन होता है, कि जब भी मैं आया और अब मैं आराम से उस पर बैठ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसे बार बार मुझे ओपन करना पड़ रहा है, जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो उसे बंद करना पड़ रहा है। सो ये तीन चीज जो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, एक पर्पस, सेकंड क्वालिटी, एंड थर्ड यूजर फ्रेंडली। अब क्वालिटी जो है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वालिटी, जैसे मान लेते हैं, एक मुझे फोन खरीदना है, दैट इज माई एक रिक्वायरमेंट है, कि मुझे कॉल करना है, एसएमएस करना है, व्हाट्सएप चलाना है, ईमेल चेक करना है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट मुझे चाहिए जो मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, एंड दैट इज अ फोन। अब फोन मेरा मेरे सारे पर्पस को भी फुलफिल करेगा, यूजर फ्रेंडली भी हो एंड उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो क्वालिटी तो सर आईफोन की भी है, क्वालिटी एक 20,000 के एंड्रॉयड फोन की भी है। तो कौन सा फोन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? क्वालिटी दोनों का है। तो क्वालिटी जब हम डिस्कस करते हैं, तो वहां पे जो इम्पैक्ट करता है इसको, दैट इज कॉल्ड बजट। बजट इसे इम्पैक्ट करता है, मेरे किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो अब हमारा अगर रिफाइंड डेफिनेशन हम निकालें, तो किसी भी प्रोडक्ट जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो और विद इन माई बजट हो एंड इन गुड क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग। टेस्टिंग नेवर मीन्स कि हम बग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बग इन टर्म्स ऑफ कि अगर सॉफ्टवेयर को हम देख रहे हैं तो उसमें जो भी डिमेरिट्स होती है उसे हम बग बोलते हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके भी डिमेरिट को हम बोलते हैं, चलो ठीक है उसके अंदर ये डिमेरिट्स है। बट इन अदर टर्म्स यू कैन ऑल्सो से दैट कि हाँ वो भी इश्यूज है, बग है उसका। लेकिन टेस्टिंग का कहीं कभी भी ये मतलब नहीं होता कि हम बग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नेवर इट मीन्स। बग क्या होता है, हमें पता ही नहीं है कि उस प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोडक्ट में कोई बग है कि नहीं है, आई डोंट नो। हम क्या करते हैं कि जैसे प्रोडक्ट हमारा बनना स्टार्ट हुआ तो बहुत ही यूनिट लेवल से बनना स्टार्ट होता है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल इंक्रीमेंट होता है। तो जैसे चेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर में मैं बाद में आऊंगा। जैसे चेयर बनाना है तो चेयर का पहले बेस बनेगा, फिर बैक बनेगा, फिर आर्म रेस्ट बनेगा। देन धीरे 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 फिर सबको असेंबल करेंगे, देन इट विल कंप्लीट एज अ चेयर। तो अगर मेरा ये यूनिट लेवल से बनना स्टार्ट हुआ एंड हमने अपने क्वालिटी का पैरामीटर ये डिसाइड कर रखा है कि जैसे इसे टच करेगा, हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देंगे। सो प्रोडक्ट का कुछ पार्ट बना, वो चेक हुआ, उसमें कुछ कमी आई, दिखा हमें। हम उस कमी को नहीं चेक कर रहे थे कि ये कमी है कि नहीं है, हम जो बना था उसकी क्वालिटी को चेक कर रहे थे कि अच्छा बना है कि नहीं बना है। तो चेकिंग के ड्यूरेशन में मुझे पता चला, अच्छा इसमें तो ये आर्मरेस्ट जो बना है थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, ये उतना कंफर्टेबल नहीं है। तो क्या हुआ, हमारा वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो गया। देन यही प्रोसेस चलते गया, फिर उसको ठीक करने के लिए आया, एंड देन कुछ और नया फीचर उसमें ऐड हुआ, फिर वो आया चेक करने के लिए, फिर कुछ कमी निकला, देन दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस गोज ऑन। और एक सर्टेन टाइम पे हम अपने क्वालिटी के पैरामीटर को टच कर लिए। तो जब क्वालिटी पैरामीटर को हम टच कर लिए, एट दिस मोमेंट वी रिलीज द प्रोडक्ट टू द मार्केट। अब ये प्रोडक्ट हमारा, देखो 100% कोई भी चीज इश्यू फ्री नहीं हो सकता है। तो क्वालिटी पैरामीटर को टच करने का मतलब है कि हमने अब इसमें 95-97% हमने चेक कर लिया, इसमें कोई इश्यूज ऐसा नहीं है,
जो मेरे ब्रांड वैल्यू को, मेरे रेपुटेशन को, मेरे प्रोडक्ट को कहीं से भी, मेरे कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को कहीं से भी डाउन करे। सो क्वालिटी पैरामीटर को मीट करने का मतलब यही है। तो जैसे क्वालिटी पैरामीटर को मीट किया, हम प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज कर देते। एंड ये सब पार्ट्स, जो डाउन एरो आप देख रहे हो, ये क्या कर रहा था, मेरे कॉन्फिडेंस को लूज कर रहा था। एंड ये लूज क्या कर रहा था, दिस इज द इश्यूज। करेक्ट। तो क्या हम इसे आइडेंटिफाई करने के लिए जा रहे थे? नहीं, हम तो इसे अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, क्वालिटी को अचीव करने की। लेकिन क्वालिटी को अचीव करने में ये सब हर्डल का काम कर रहा था। सो दीज हर्डल्स आर नोन एज इश्यूज, और सॉफ्टवेयर के टर्म में इसे हम बोलते हैं बग। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर वी से दिस इज अ बग। ओके। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब, अब हम अपना एक डेफिनेशन इससे आराम से निकाल सकते हैं। द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब हुआ टू चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। Check the quality of product is called software testing. Okay. Now the software testing के different types होते हैं. The first is black box testing. दूसरा होता है white box testing. And the third one is the gray box. अब ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एक्चुअली देखो एग्जिस्ट करता है नहीं, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस और रीडिंग पर्पस यूज होता है, बट दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ये होते हैं। और अगर बोला जाए तो आज के डेट में ग्रे बॉक्स टेस्टर अगर हम बोले, तो बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो टेस्टिंग भी कर रहे हैं, दे आर नोन एज ए ग्रे बॉक्स टेस्टर। बहुत सारे ऐसे टेस्टर हैं जो ऑटोमेशन भी लिख रहे हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ए ग्रे बॉक्स टेस्ट, क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत ऑटोमेशन अगर जावा में कर रहे हैं, देन दे लिटिल बिट नॉलेज अबाउट द, उन्हें आइडिया लग जाता है डेवलपमेंट का। अच्छा, ये मेथड कैसे काम कर रहा है, दिस फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो नॉट 100%, बट लिटिल बिट दे हैव द नॉलेज। बट इंडस्ट्री क्या बोलती है कि या तो आप डेवलपर, एज ए डेवलपर मेरे पास काम करो, या तो एज ए टेस्टर काम करो। सो दैट्स व्हाई ग्रे बॉक्स टेस्टर डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ द ब्लैक बॉक्स टेस्टर जो होते हैं, दे आर फंक्शनल टेस्टर। सर ग्रे बॉक्स का मीनिंग है कि जिसको डेवलपमेंट और टेस्टिंग दोनों आती हो। जिससे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी आता हो, थोड़ा बहुत टेस्टिंग भी आता हो, जो ओके। डेवलपमेंट भी कर सके, जो टेस्टिंग भी कर सके। बट ये दोनों चीज अलग अलग है। दोनों चीज, क्योंकि दोनों के लिए डिफरेंट माइंडसेट होना चाहिए। हाँ। तो ओके। ये एक पर्सन के पास हो ही नहीं सकता है दोनों। बोलने ओके में सर। देखो आसान लगता है कि हाँ, मैं एक एप्लीकेशन भी बना लेता हूँ, मैं उसे टेस्ट भी कर लेता हूँ। बट अगर प्रोडक्ट अच्छा हमें बनाना है, हमें प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं बनाना है कि हाँ बस काम चलाऊ टाइप का बन जाए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की अगर मुझे क्वालिटी को मेंटेन रखना है, तो हमें एक ऐसा माइंडसेट भी चाहिए होगा, जो अगर कोड करे तो एकदम उस कोड को अच्छे से कर सके, जो टेस्ट करे तो उसे उस कोड से कोई एफिनिटी ना हो, अनबायस्ड होकर टेस्ट कर सके। ओके। और ये एक पर्सन के अंदर नहीं हो सकता, आगे आपको अभी समझ में आ जाएगा। जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सो द फंक्शनल टेस्टर होते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टर, मतलब कि जो एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं, एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी।
उन्हें उसी से मतलब है। अब एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी क्या है, एक अगर हम नॉर्मल एग्जांपल बात करें, तो जैसे फैन लगा हुआ है या एसी लगा है, तो एसी को मैं ऑन करना चाहता हूँ, स्विच ऑन किया, रिमोट से ऑन किया, पावर देने के बाद अगर एसी ऑन हो गया दैट इज फाइन। नहीं हुआ ऑन, तो मैं टेक्नीशियन को बुलाऊंगा, मैकेनिक को बुलाऊंगा। क्यों नहीं हुआ ऑन, दैट इज नॉट माई कंसर्न। अगर मैंने स्विच ऑन किया, पावर दे दिया, तो ऑन होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल थिंग। अब मैं एप्लीकेशन में अगर एक सिंपल मैं एग्जांपल लूं, तो एक लॉगिन पेज है, तो मैं यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूं, तो लॉगिन हो जाना चाहिए मुझे। सही यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ, दोनों चीज सही डाल रहा हूँ और लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो लॉगिन हो जाना चाहिए। दैट इज अ फंक्शनल थिंग। नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट माई कंसर्न। नहीं हो रहा है तो मैं टेक्नीशियन को बुलाऊंगा। अब टेक्नीशियन जो है, वो है वाइड बॉक्स टेस्टर। ये लॉजिक को समझता है। मेरा एसी नहीं चला तो वायरिंग में गड़बड़ है, किस चीज में गड़बड़ है, उस पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर को टेक्नीशियन जानता है। तो मेरा एप्लीकेशन है, यूजर आईडी पासवर्ड दोनों चीज सही डालने के बाद अगर लॉगिन क्लिक करने पे भी मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, देन वो व्हाइट बॉक्स टेस्टर को मैं बुलाऊंगा कि भाई देखो, आप कोड में क्या प्रॉब्लम है, व्हाई इट इज नॉट अलाउइंग मी टू लॉग इन। कुछ ना कुछ कोड में प्रॉब्लम है। तो ये लॉजिक राइटर होता है, या इसे हम दूसरे टर्म में अगर बोले, तो ये पर्सन जो होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टर, दिस इज कॉल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर जानता है। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब वो कैसे उसके मैकेनिज्म को समझ रहा है। सर ठीक है, सॉफ्टवेयर के टर्म में इट मींस डेवलपर। डेवलपर, यस। एक सेकेंड। हाँ, इन सॉफ्टवेयर के टर्मिनोलॉजी में दैट इज द डेवलपर। अब ग्रे बॉक्स टेस्टर क्या होता है, अब एक एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ। सपोज, जस्ट आंसर में एक सॉफ्टवेयर है जो 2+2=4 दिखा रहा है, एंड 2+2 ये इन दोनों में से क्या दिखाना चाहिए उस सॉफ्टवेयर को। 4 दिखाना चाहिए। ओके, वाई इट शुड बी 4, वाई नॉट 4.0। आंसर तो करेक्ट है सर, बट डिस्प्ले टाइम पे मतलब अगर ये 0 ना रहे तो ज्यादा अच्छा डिस्प्ले रहेगा रिजल्ट का। ज्यादा अच्छा रहेगा, देखो। नाउ हाँ। यू आर बायस्ड विथ योर नॉलेज। यही होता है टेस्टर का, डेवलपर का दिमाग। देखो, हम्म, आंसर आपका सही है, दिस इज द करेक्ट। टेक्निकली दिस इज करेक्ट, मैथमेटिकली बोथ आर करेक्ट, हम्म, एंड मैथमेटिकली दिस वन इज द मोस्ट करेक्ट। हाँ। बट टेक्निकली दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। द रीजन बिहाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देखो कैसे आपने जो आंसर किया, यू आर बायस्ड विथ योर नॉलेज। आपका नॉलेज आपको रोक रहा है, एंड यही काम होता है डेवलपर के साथ भी। दोनों में गलत ये क्यों है, आप ये समझो कि जैसे ये आपका घर है, और ये एक आपका शॉपिंग मॉल है आपके घर के पास है, एंड दिस इज द 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। आपके घर से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस ना। अगर आप जाते हो अपने घर से शॉपिंग मॉल, शाम में, इवनिंग में या मॉर्निंग में वॉक के लिए आते हो, 5 मिनट एकदम घर ही देख के लगता है ना। एक दिन आपके घर वालों ने बोला कि ये कुछ, और यहीं पे गार्बेज बिन, गार्बेज कलेक्टर है। एक दिन आपके घर वालों ने बोला कि ये कुछ गार्बेज रखा है, 10 केजी है या 5 केजी वेट है, इसे ले जाके वहीं पे पास में आप डाल देना। अब आप जा रहे हो, तो 5 मिनट में आप पहुंचोगे वो 5 केजी का गार्बेज लेकर? नहीं।
कम से कम आपको 7 मिनट या 10 मिनट टाइम लगेगा, राइट? वो टाइम क्यों लगेगा ज्यादा? बिकॉज आप उस एक वेट कैरी कर रहे हो। वेट कैरी करने से क्या होगा? आपका एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम होगा तो परफॉर्मेंस डाउन होगा। परफॉर्मेंस डाउन डाउन होगा तो सेम का टाइम ज्यादा लगेगा, राइट? सेम यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। आपको सिस्टम में डिस्प्ले में ये आ रहा है और यहाँ पे 3 मेमोरी स्पेस कैप्चर कर रहा है। जितना ज्यादा मेमोरी स्पेस कैप्चर होगा, क्या होगा? मेरा सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा ना। तो ये क्या कर देगा? मेरे सिस्टम के परफॉर्मेंस को स्लो कर देगा, करेक्ट? इसका तो कोई रेलेवेंस भी नहीं है पॉइंट जीरो का। सो दिस विल डाउनग्रेड माय सिस्टम परफॉर्मेंस, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द टेक्निकली करेक्ट। अब डेवलपर आप हो, आपसे पूछा गया, तो आप डेवलपर आप हो मतलब क्या? आप इसके पूरे इंटरनल लॉजिक को जानते हो। तो आप देखो, आप अपने नॉलेज से बायस्ड हो गए ना, और उसके बाद आप आंसर कर रहे हो, है तो दोनों सही। लेकिन अगर एज ए सिर्फ फंक्शनल बिहेवियर को हम देखें, भाई 2+2 = 4 ही होना चाहिए, डेसिमल की जरूरत नहीं है वहां पे, तो देने की कोई मतलब ही नहीं बनता है, राइट? तो दैट्स व्हाई ग्रे बॉक्स टेस्टर को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस चीज से बायस्ड हो जाता है। और बायस्ड क्यों हो जाता है? तो अगर आप सोचो, एक लेडी है जिसका एक एक बेबी है, जिसकी शी इज वेरी अगली, उसकी बेबी बहुत अगली है। एंड अगर आप उसको जाके बोलोगे योर बेबी इज अगली, तो वो लेडी तो काफी गुस्सा हो जाएगी आप पे, क्योंकि वो लेडी के लिए वो बेबी जो है उसका, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची है, बिकॉज शी इज द क्रिएटर ऑफ दैट बेबी। एंड दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, क्रिएटर नेवर क्रिटिसाइज देयर प्रोडक्ट। क्रिएटर कभी भी अपना प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज नहीं करता, एंड डेवलपर आर द क्रिएटर ऑफ प्रोडक्ट। सो अगर उसे कुछ कमी भी मिलेगा, तो वो अपने प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करने का काम ये करता है, क्योंकि ये अनबाइस्ड पर्सन होता है। ओके। सो 3 टाइप के हमारे जो होते हैं, जिसमें कि इंपॉर्टेंट होता है ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स टेस्टर जो होते हैं, दीज आर पीपल आर कॉल्ड डेवलपर। अब देखो, मैंने क्या बोला कि टेस्टर जो होते हैं वो डेवलप नहीं करते, डेवलपर जो होता है टेस्ट नहीं करते, और ये टेस्टिंग में हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी बोल रहे हैं। सो डेवलपर इसका मतलब टेस्ट भी करता होगा? नहीं, इसका यहाँ कहने का मतलब ये है सिंपल सा, कि डेवलपर बेसिक लेवल ऑफ टेस्टिंग करता है। वो बेसिक लेवल ऑफ टेस्टिंग करता है, जिसे हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। और क्या होता है आगे हम देखेंगे, वो बेसिक लेवल ऑफ टेस्टिंग करता है। ओके। नाउ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है हमारा, ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज द फंक्शनल, सेकेंड वन नॉन फंक्शनल, एंड थर्ड इज परफॉर्मेंस। कि सॉफ्टवेयर को हम 3 टाइप में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो टेस्टर काम करते हैं, 3 डिफरेंट वर्टिकल्स को चेक करते हैं। द फर्स्ट वन इज द फंक्शनल, द सेकेंड वन इज द नॉन फंक्शनल, एंड थर्ड वन इज द परफॉर्मेंस। फंक्शनल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके, जिसको अगर हम टेस्ट करते हैं तो हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर।
उसी तरह नॉन फंक्शनल के अंदर जब हम चीजों को चेक करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो हम क्या क्या चीजों पे फोकस करते हैं, एंड देन परफॉर्मेंस हम जब चेक करते हैं तो हम किन चीजों को फोकस करते हैं। तो जो फंक्शनल को हम चेक करते हैं, जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, पहला एट्रीब्यूट्स होता है दैट इज कॉल्ड फंक्शनैलिटी। दूसरा होता है पोर्टेबिलिटी। तीसरा होता है रीयूजेबिलिटी। फोर्थ Maintenance. मेंटेनेबिलिटी। एंड फिफ्थ इंटरऑपरेटिबिलिटी। एंड द सेम टाइप नॉन फंक्शनल के हमारे होते हैं जीयूआई, जिसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड देन यूजेबिलिटी। एंड परफॉर्मेंस के हमारे तीन होते हैं, लोड, वॉल्यूम एंड स्ट्रेस। सो फंक्शनल टेस्टिंग के ये हमारे 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी वन। सो 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द फंक्शनैलिटी, देन सेकंड वन पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड देन इंटरऑपरेटिबिलिटी। अब होता क्या है ये, तो फंक्शनैलिटी का मतलब कोई भी चीज, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो उसके अंदर कुछ बटन्स होंगे, जहां पे भी आप बटन को क्लिक करते हो दैट कम्स अंडर द फंक्शनैलिटी। आंख बंद करके आप बोल सकते हो दैट इज फंक्शनल थिंग। जैसे कोई भी एप्लीकेशन है, जितने भी बटन हैं आप उसके अंदर, सेव, सबमिट, कैंसिल, नेक्स्ट, प्रीवियस, जितने भी वेब बटन हैं आपको, दैट बिहेव्स एज ए फंक्शनल एट्रीब्यूट, फंक्शनल ऑब्जेक्ट। तो दैट इज कॉल्ड फंक्शनैलिटी। एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी जो भी, वो उसी के थ्रू ट्रिगर होता है बेसिकली। ना पोर्टेबिलिटी, कि आपका सॉफ्टवेयर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूवेबल है कि नहीं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूवेबल है कि नहीं। मतलब अभी आप जैसे मान लो कि एक सॉफ्टवेयर है आपका वीएलसी प्लेयर, अगर आप बात करो, आपका मशीन यहाँ है दिल्ली, मुंबई, कहीं पे भी आप हो, एंड वीएलसी प्लेयर का सॉफ्टवेयर ईएक्सी फाइल यूएस के किसी सर्वर पे रखा है। सो व्हाट डू यू डू, आप इसे डाउनलोड करते हो एंड इट गेट्स डाउनलोडेड इनटू योर मशीन, और उसके बाद आप इसे इंस्टॉल करते हो और मूवी देखते हो रन करने के बाद। इट मीन्स कि एक लोकेशन से ये सॉफ्टवेयर दूसरे लोकेशन तक इजीली मूव हो गया ना, इजीली मूव हो गया। दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। नाउ टेक अनदर सिनारियो कि आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि मुझे, उसके पास इंटरनेट नहीं है, और आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि मुझे भी मूवी देखना है और मेरे वीएलसी प्लेयर का सेटअप चाहिए, और वो पेन ड्राइव आपको दे रहा है। सो यू अगेन कॉपी सेटअप इन द पेन ड्राइव, आप उसको दे तो वो भी अपने सिस्टम पे उसे लगाता है, इंस्टॉल करके मूवी देख सकता है। सो अगेन दैट इज अ मूवेबल। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये पोर्टेबिलिटी फीचर होना ही चाहिए। और ये चीज आप देखो बाय डिफॉल्ट होता है, और इसे हमें टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। हाउ, आपका ये एसआईटी इन्वायरमेंट है, और ये है आपका लेट्स से यूएटी इन्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर को टेस्ट तो आपने यहाँ किया ना, एसआईटी इन्वायरमेंट में, और कोड फिर यहाँ से यहाँ पे मूव हो गया। यूएटी में भी जो भी क्लाइंट के लोग हैं उन्होंने टेस्ट किया, देन अगेन दे कैन मूव द कोड हियर। दैट इज अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट और लाइव इन्वायरमेंट। कोड मूवेबल है ना इजिली। तो ये चीज हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है इस फीचर को, दिस इज अ बाय डिफॉल्ट फीचर, उसके अंदर होता ही होता। देन द रीयूजेबिलिटी।
कि उस वीएलसी प्लेयर को आप जितनी मर्जी उतनी बार इंस्टॉल करो। एक बार आपने इंस्टॉल किया, अनइंस्टॉल किया, दोबारा से इंस्टॉल किया, अब दूसरी बार भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक सॉफ्टवेयर मल्टीपल टाइम आप उसे यूज कर सको। और ये चीजें आप रियल टाइम में भी देखते हो, आप काम करते हो, एक जैसे जीमेल है, जितनी मर्जी आप उतनी बार उसे यूज करो। देन मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का मतलब होता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली एंड इजली, अगर मुझे अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस लाने हैं। जैसे आपका देखो एंड्रॉयड फोन है या आईओएस फोन है, तो आप देखते हो वन वीकली या मंथली आपको कुछ अपडेट्स आते हैं, एंड यू जस्ट टैप ऑन द अपडेट और अपडेट अपने आप अपडेट हो जाता है। वो आपसे ये नहीं पूछता कि मुझे किस लोकेशन में जाके इस फाइल को रखना है। इट मीन्स कि जो उसका ओनर है उस प्रोडक्ट को इजिली समझ रहा है कि ये आपके एंड्रॉयड फोन में इसका फाइल किस ड्राइव में सेव है, किस लोकेशन पर सेव है। तो वो अपडेट उस प्रोडक्ट का उसी प्रोडक्ट में जाके होता है। जैसे मान लो आपके पास पेटीएम भी है और फोन पे भी है ना, फोन पे का अपडेट आया तो आप फोन पे के ही फोल्डर में जा रहा है, वो पेटीएम के फोल्डर में नहीं जा रहा। करेक्ट। इट मीन्स कि वो इतना इजिली अपने प्रोडक्ट को जो भी ओनर है मैनेज कर सकता है कि हमें जब भी इन फ्यूचर उसको अपडेट देना हो तो यूजर से वो ऐसा अपडेट ना हो कि ओके फर्स्ट अनइंस्टॉल द ओल्ड वर्जन देन इंस्टॉल द न्यू वर्जन। नहीं, यूजर उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाएगा ठीक से। या ऐसा भी नहीं हमें बोलता कि ओके लेट मी नो वेयर इज द इंस्टॉल्ड वर्जन लोकेटेड। वो हमें ये भी नहीं पूछता है, वो ऑटोमेटिकली पाथ को फाइंड करता है एंड वहां जाके इंस्टॉल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड मेंटेनेबिलिटी। देन इंटर ऑपरेटेबिलिटी का मतलब होता है कि एक सॉफ्टवेयर जो बना है वो उस किसी न किसी, देखो इसका अगर आप ब्रेक कर दो ना, इंटर ऑपरेटेबिलिटी, तो जो सॉफ्टवेयर मेरा बना है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अलग अलग, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट फैमिली मेंबर हैं, उन सारे फैमिली मेंबर पे चल पाएगा कि नहीं जिसको वो सपोर्ट करता है। जैसे अब एंड्रॉयड में भी आपको एंड्रॉयड के अलग अलग वर्जन्स है। तो अगर मेरा कोई वीएलसी प्लेयर या फेसबुक एंड्रॉयड ऐप मैं यूज कर रहा हूँ, तो लेट से मेरा एंड्रॉयड का जो भी वर्जन है अभी, लेट से कि मार्स मेलो मैं यूज कर रहा हूँ, तो क्या सिर्फ मार्स मेलो पे ही चलेगा या दूसरे वर्जन पे भी चल सकता है एंड्रॉयड के, जो लेट बहुत ज्यादा पुराना भी ना हो, लेकिन एक एंड्रॉयड पे चलना चाहिए, दो चार फैमिली मेंबर पे उस पे चलना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड इंटर ऑपरेटेबिलिटी। अब इसका ये मतलब ये नहीं कि सेम एप्लीकेशन मैं आईओएस पे भी रन कर लूं, नहीं, वो एक डिफरेंट फैमिली होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आईओएस के भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आए होंगे, तो उनमें से भी कुछ वर्जन पे वो चलना चाहिए। तो मेरा एप्लीकेशन इंटर ऑपरेटेबिलिटी होना चाहिए हर एक के लिए। जैसे मान लो कि वीएलसी प्लेयर में विंडो का डाउनलोड करता हूँ, तो विंडो 10 पे भी चलना चाहिए, विंडो 11 पे भी चलना चाहिए, और जो विंडो का भी पुराना वर्जन है, लेट से कि विंडो 10 11 और उसके पहले जो भी वर्जन था, वो उस पे कम से कम चलना चाहिए। अब ऐसा मैं बोलूं कि विंडो 98 पे भी चले, एक्सपी पे भी चले, नो, बिकॉज देयर आर मेजर चेंजेस इन दैट। तो इंटर ऑपरेटिबिलिटी यहाँ पे क्या हो गया कि विंडो 10 और 11 दोनों पे चल रहा है, ओके फाइन, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा यूजर इसी दोनों को यूज कर रहे हैं, सो इंटर ऑपरेटेबिलिटी फीचर है उसके अंदर। तो दिस फाइव आर द डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द फंक्शनल टेस्टिंग। तो सर ये कुछ पोर्टेबिलिटीज के सिमिलर है क्या, इंटर ऑपरेटेबिलिटी? इंटर ऑपरेटेबिलिटी मतलब मेरा सॉफ्टवेयर, जैसे आप देखते हो कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो बोलता है कि लिनक्स के लिए चाहिए या फिर विंडो के लिए चाहिए। हाँ, कभी डाउनलोड करने जाते हैं तो वो विंडोज और लिनक्स और मैक का ऑप्शन देता है। पोर्टेबिलिटी, हाँ। तो इंटर ऑपरेटिबिलिटी जब आप विंडो का डाउनलोड किए तो वो विंडो के आपको 10 पे भी चलेगा, 11 पे भी चलेगा, दिस इज कॉल्ड इंटर ऑपरेटिबिलिटी। ओके। द मोमेंट इट डाउनलोडेड, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी।
अब विंडो का जो आप डाउनलोड करते हो, देन इट विल नॉट रन ऑन द मैक, राइट? आप उसे मैक पे नहीं इंस्टॉल कर सकते ना। Hmm. ओके। Okay, sir. ना, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में दो चीजें होती हैं, दो एट्रीब्यूट्स, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई बेसिकली होता है लुक एंड फील। लुक एंड फील में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे फॉन्ट, कलर, साइज, शेप, साइज। अब आपका एप्लीकेशन का जो फॉन्ट है सिमेट्रिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ फॉन्ट 11 हो, कुछ फॉन्ट 12 हो, फॉन्ट का साइज। कुछ फॉन्ट किसी और फैमिली से बिलोंग करता हो, जैसे कैलिब्री से हो, कुछ फॉन्ट एरियल से, ऐसा नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो सारे फॉन्ट, अगर हेडर है तो सारे हेडर सेम फॉन्ट के होंगे, तो फॉन्ट का साइज भी सेम होगा। हेडर के बाद की कुछ चीजें हैं, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट है तो वो सब कुछ सेम फॉन्ट के होंगे। कलर बहुत ज्यादा, मतलब डीप कलर नहीं हो, बहुत ज्यादा डार्क कलर ना हो, जिससे कि एंड यूजर जो यूज कर रहा है उसे वो उतना पसंद ना आए, उसे मतलब अच्छा नहीं लगे। सो कलर हमारा आप देखो जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, जैसे जीमेल, फेसबुक, आप जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हो मैक्सिमम, सबके कलर आप देखोगे बहुत लाइट होते हैं कलर। पीपुल हार्डली रिकॉग्नाइज कि वो किस कलर में उसका पेज ओपन हुआ था, हार्डली रिकॉग्नाइज। क्योंकि वो जितना लाइट कलर होगा, उसे आंखों पे उतना ज्यादा असर नहीं, मतलब टीज नहीं करेगा, जिससे कि पब्लिक आराम से एंड यूजर उसे यूज कर सकता है। देन शेप। शेप जैसे मैंने बताया, बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, एडिट बॉक्स, ये सारे जो होते हैं ये एक शेप, सिमेट्रिकल शेप में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे यूजर नेम है और पासवर्ड है, तो यूजर नेम है तो इसे बड़ा दे देते हैं, और पासवर्ड है तो छुपा के रखना है तो इतना छोटा दे देते हैं। नो, इस ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। सो दिस साइज शुड ऑलवेज इक्वल। सो दिस ऑल कम्स अंडर द जीयूआई। जो भी टेक्स्ट टेक्स्ट है वो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अ, उस और इजीली रीडेबल हो, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, बहुत ज्यादा छोटा ना हो। These these things comes under the graphical user interface. Then the usability. Usability and graphical user interface both are the different thing. Usability होता है how that application, how much that is easy to use, कितना यूजर फ्रेंडली है एप्लीकेशन यूज करने के लिए। अब यूजर फ्रेंडली का मतलब जैसे देखो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट या अमेजन है, दैट इज कंप्लीटली 100% यूजर फ्रेंडली। उसे यूज करने के लिए किसी को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, राइट? एवरी वन कैन यूज इजिली। अच्छा, अब वो बना सॉफ्टवेयर मास के लिए, तो एनी वन कैन यूज इट विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग एंड हेल्प। बट अगर हम इंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात करें, तो वहां पे यूजेबिलिटी क्या होगा? अब जैसे हेल्थ केयर का है, क्लेम का एप्लीकेशन है, तो क्लेम का एप्लीकेशन के लिए भाई मुझे अगर दे दिया जाए तो यूज करना, मैं तो नहीं कर पाऊंगा उसे यूज। बैंकिंग का है, अगर बैंकिंग का आपको दे दिया जाए तो आप नहीं कर पाओगे उसे यूज। सो यूजेबिलिटी, अब ऐसा थोड़ा ना है कि उस एप्लीकेशन में नहीं होगा, फ्लिपकार्ट में होगा मास के लिए जो है, और अगर इंटरप्राइज एप्लीकेशन बना है तो उसके लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये फीचर नॉन फंक्शनल है तो दोनों के लिए होगा। सो उसमें क्या होता है कि यूजेबिलिटी का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बना है, जो उसके टारगेटेड ऑडियंस है, दे कैन यूज दैट सॉफ्टवेयर वेरी इजिली। जैसे हेल्थ केयर एप्लीकेशन है, तो हेल्थ केयर एप्लीकेशन को जो बनाया, तो जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे शुड यूज इजिली। अगर उन्हें भी यूज करने में चैलेंज हो रहा है, इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर के अंदर यूजेबिलिटी फीचर उतना अच्छा नहीं है। बैंकिंग के लिए एप्लीकेशन बना, तो जो बैंक में काम कर रहे हैं,
दे शुड यूज, उन्हें वो एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली लगना चाहिए, वो आराम से उसे यूज कर सके। हेल्थ केयर वाले को बैंकिंग करेंगे, ऑब्वियस है कि नहीं यूज कर पाए। करेक्ट। सो दैट्स व्हाई यूजेबिलिटी एस्पेक्ट, कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो कितना यूजर फ्रेंडली है। देन द थर्ड वन इज द परफॉर्मेंस, जिसके अंदर हम लोड, वॉल्यूम और स्ट्रेस को चेक करते हैं। एंड हाउ वी चेक दिस, जस्ट सी दिस इमेज। ये मेरा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन, ये अब बेसिक एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जहाँ पे हम और आप ये काम करते हैं। ये एप्लीकेशन सर्वर है जहाँ पे कोड होता है सारा, एंड दिस इज द डेटाबेस। हम जो भी काम करते हैं हम इस स्क्रीन पे काम करते हैं, एंड हमारा रिक्वेस्ट गया यहाँ पर। दिस इज माय रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट में क्या होता है, सिंपल डेटा होता है, इस डेटा के ऊपर मेरा कोड रन होता है, एंड देन इट गोज टू द डेटाबेस में, और ये यहाँ जाके सेव होता है डेटाबेस में। देन डेटाबेस कुछ रिस्पॉन्स करता है, इसे देता है, एंड ये इस रिस्पॉन्स को आगे फॉरवर्ड कर देता है, तो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, हाँ, ईमेल सेंड, और दिस इज योर एड्रेस, और इनवॉइस जनरेटेड, समथिंग लाइक, आपको कुछ भी फ्रंट एंड पे मैसेज मिलता है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, जिसमें मिनिमम 3 लेयर्स होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड 3 टायर एप्लीकेशन। अब यहां से जीयूआई से एक रिक्वेस्ट जाता है, वन यूजर, दिस इज यूजर, एक रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब एक जगह क्लिक करता है, राइट। तो एक रिक्वेस्ट यहाँ पे पहुंचा, एंड द सेम वन रिक्वेस्ट यहाँ पे आया, यही रिस्पॉन्स, एक का दिया रिस्पॉन्स मिला, एंड देन इट कम्स टू हियर। तो एक यूजर एक क्लिक करता है तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होता है। डेटाबेस जितना फास्ट रिस्पॉन्स देता है, वी से दैट कि मेरा एप्लीकेशन उतना फास्ट है। डेटाबेस जितना फास्ट रिस्पॉन्स देगा, हम वही बोलते हैं कि मेरा एप्लीकेशन उतना फास्ट है। द सेम थिंग हैपन, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 10 यूजर है, और 10 क्लिक कर रहा है हर यूजर, सो हियर इट विल जनरेट 100 रिक्वेस्ट, एंड ये भी 100 रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गया, एंड देन इट विल रिस्पॉन्स 100, एंड इट विल डिस्प्ले इट हियर। अब डेटाबेस जो है ना, रिस्पॉन्स ऐसा नहीं है कि ये एक यहाँ आया, दो यहाँ आया, तीन ऐसे 100 यहाँ पे आया, तो बोलेगा अच्छा सबसे पहले, सबसे लास्ट में तुम आया, चलो तुम्ही को पहले रिस्पॉन्स दे देते हैं, उसके बाद हम वापस जाएंगे। जिस सीक्वेंस में रिक्वेस्ट आएगा, उसी सीक्वेंस में रिस्पॉन्स भी देता है। और जितना फास्ट डेटाबेस रिस्पॉन्स करेगा मेरा एप्लीकेशन, उतना हम बोलते हैं परफॉर्मेंस उसका अच्छा है। अब डेटाबेस मेरा फास्ट रिस्पॉन्स देगा, इसका मतलब क्या है? डेटाबेस है क्या? दिस इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर। ओरेकल का सर्वर होगा, या फिर उसके अंदर माई सीक्वल का सर्वर होगा, कुछ भी होगा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा। तो सॉफ्टवेयर जितना फास्ट रिस्पॉन्स देगा, नहीं, सॉफ्टवेयर तो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा ही देगा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जिस हार्डवेयर पे डिप्लॉयड है, और वो हार्डवेयर जो है, दैट इज रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, जो भी चीज है, चिप कौन सा है, एंड ऑल द थिंग्स, हार्ड डिस्क, इन सब के ऊपर सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल्ड। और यही तो स्ट्रेंथ दे रहा है हमारे डेटाबेस को। डेटाबेस का सर्वर जो है बेसिकली, ये है क्या, एक सिंपल सीपीयू है जिसके अंदर ये सारी चीजें, इसमें डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जिसके अंदर चीजें पड़ी हुई हैं, और रिक्वेस्ट वहीं जाके सेव हो रहा है, रिस्पॉन्स वहीं आके सेव हो रहा है। सो ये जितना स्ट्रांग होगा, मेरा प्रोसेसिंग उतना फास्ट होगा।
करेक्ट ना, ये अब कितना स्ट्रांग होना चाहिए, हाउ डू वी नो कितना स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं एक वेट उठा रहा हूँ, 50 केजी का मैं वेट उठाने जा रहा हूँ, फाइनल मैं 50 केजी तक उठा पा रहा हूँ, अगर कोई इसमें 1 केजी भी इंक्रीज कर दे रहा है तो मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। अब एक बॉडी बिल्डर को बुलाते हैं जो डेली जिम जाता है, वो आराम से इसे उठा लेता है, वो 100 केजी के वेट को उठा पाता है मैक्सिमम। अगर इसमें कुछ डाल रहे हैं, 1 केजी भी इंक्रीज कर रहे हैं तो नहीं उठा पा रहा है। कोई उससे बड़ा बॉडी बिल्डर को बुलाया, वो 200 केजी को उठा ले रहा है, उसमें अगर हम थोड़ा इंक्रीज कर दे रहे हैं 201 केजी तो नहीं उठा पा रहा है। अब उससे बड़ा हम किसी को बुला रहे हैं, वो 300 केजी को उठा रहा है। करेक्ट। तो इनमें डिफरेंस क्या है, सबका मसल पावर इसी का तो डिफरेंस है। जिसका जितना ज्यादा मसल पावर है वो उतना ज्यादा वेट उठा पा रहा है। द सेम यहाँ पे भी ये मसल पावर है, मेरे सर्वर का मसल पावर है, जितना ज्यादा स्ट्रांग ये मसल पावर होगा, ये उतना ज्यादा रिक्वेस्ट को प्रोसेस फास्ट करेगा। लेकिन यहाँ तो वेट पता है, मैं 50 केजी उठा पा रहा हूँ, 100 केजी को उठा रहा है कोई, 200, कोई 300 केजी। सो ये मसल पावर कितना होना चाहिए, ये जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस, कि मैक्सिमम ये कितना रिक्वेस्ट को हैंडल कर ले। एंड दैट स्ट्रेस इज गिवन बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कम से कम इतना रिक्वेस्ट को इजीली प्रोसेस कर सके। वो डिसाइड करता है कि इतना रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सके। अभी हम जब अगर हमें चेक करना होता है तो इसको हम देखते हैं कि आखिर तीनों चीज होता क्या है, लोड, वॉल्यूम और स्ट्रेस। तो अभी यहाँ पे 100 है, सपोज करो कि यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000 रिक्वेस्ट आ रहा है, वह 10,000 रिक्वेस्ट आ रहा है। तो 10,000 रिक्वेस्ट को डेटाबेस प्रोसेस करके भेजने में ना बहुत टाइम ले रहा है, क्रैश कर जा रहा है, और मैसेज आ रहा है सर्वर बिजी, ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो मैं कुछ रिक्वेस्ट को यहीं से, रिक्वेस्ट तो यहीं से जनरेट हो रहा है फ्रंट एंड से, राइट। तो रिक्वेस्ट को मैं कुछ कम कर देता हूँ, और अब मैं भेजता हूँ लेट से 8,000 रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे एकदम मरते मरते रिस्पॉन्स दे रहा है, लेट से कि 30 सेकेंड में रिस्पॉन्स दिया, 30 सेकेंड में। तो हमें ये तो पता चल गया कि चलो 8,000 पे रिस्पॉन्स तो दे रहा है, और यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, या इसे और नीचे लेके आते हैं। मतलब मुझे एक उस पॉइंट तक पहुंचना है, लेट सपोज कि 9,000 तक रिस्पॉन्स मिल रहा था, रिस्पॉन्स सक्सेस था, भले डिले हो रहा है, 1 मिनट लग रहा है, लेकिन 9,001 पर पहुंचकर सर्वर बिजी का मैसेज आ गया, मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो या तो मैं ये इसे डिक्रीज करते जाऊंगा और इसे इंक्रीज करते जाऊंगा। करेक्ट। तो सपोज करो वैसे ही करते करते मुझे ये 2 पॉइंट मिल गया। सो ये जो 9,000 रिक्वेस्ट आया, ये कहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ पे हो सकता है नंबर ऑफ यूजर बढ़ा हो, या वही है, लेट्स से कि 10 ही यूजर है या 100 यूजर है, और ये 9,900 जगह पे क्लिक कर रहा है, सॉरी 90 जगह पे क्लिक कर रहा है। करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। और ये रिक्वेस्ट जा कहाँ रहा है, सबसे पहले ऐप सर्वर पे आ रहा है, एंड यहां से वो यहाँ मूव कर रहा है। सो बेसिकली दिस नंबर ऑफ यूजर इज कॉल्ड वॉल्यूम। एंड इस वॉल्यूम ने जो रिक्वेस्ट क्रिएट किया, और वो रिक्वेस्ट जो ऐप सर्वर पे आता है, दैट इज कॉल्ड लोड। और ये मैक्सिमम डेटाबेस
कितने रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कर पा रहा है, भले 1 मिनट में ले रहा है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेस पॉइंट। और यहाँ पे वो सर्वर बिजी का मैसेज दे दिया, सो दिस इज कॉल्ड बर्स्ट पॉइंट। दिस इज कॉल्ड बर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे वो ब्रेक हो गया मेरा सिस्टम, आगे अब बियर नहीं कर सकता, ये अपने मसल पावर का पूरा यूज कर चुका है। एंड जो हम इंक्रीज, ये अब यहाँ से आप खुद सोचो कि 9,000 रिक्वेस्ट जनरेट करना, मैं बोल रहा हूँ 100 यूजर 90 जगह क्लिक करेगा, और ये एट ए टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यूजर क्लिक किया, फिर दूसरा 10 मिनट के बाद कर रहा है, तीसरा 2 मिनट के बाद कर रहा है, चौथा 15 मिनट के बाद। ये सब एक साथ करना चाहिए, और ये पॉसिबल है ही नहीं। आइडियल सिचुएशन में ये पॉसिबल है ही नहीं कभी भी कि 100 यूजर चलो, मैं छोटा यूजर ले रहा हूँ, 100 यूजर 90 जगह क्लिक कर रहा है, 90 प्लेसेस पे एप्लीकेशन में क्लिक कर रहा है, तो ये मैनुअली तो पॉसिबल है ही नहीं कि मैं सबको बोलूं ऑन काउंट ऑफ 3 यू हैव टू क्लिक 90 टाइम्स। तो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो इस काम को करने के लिए वी ऑलवेज यूज टूल, एंड दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल। एंड ये टूल है जैसे लोड रनर, जे मीटर, नियो लोड, अलग अलग टूल है। अब जे मीटर ओपन सोर्स है, ये पेड है, ये भी पेड है। ठीक है ना। जब आपने देखा यहाँ पे दिस इज यूजर, दिस इज लोड, एंड ये मुझे कितना मैक्सिमम बियर कर सकता है। नाउ जब हम टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन को, तो हम ज्यादा फोकस करते हैं इस पार्ट को टेस्ट करने। इस पार्ट को टेस्ट करने में हम फोकस रखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। नाउ आपका एक क्वेश्चन होगा कि यार ये फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट तो यहीं से जनरेट कर रहे हैं, और हम इसी को ऐप सर्वर और डेटाबेस को चेक करके हम बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम कर लेते हैं। तो जीयूआई का पार्ट कहाँ गया, और रिक्वेस्ट कैसे यहाँ पे आएगा, जब अगर हम इसको हटा ही दे रहे हैं तो रिक्वेस्ट कहाँ से आएगा। तो रियल टाइम पे परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने के लिए वी नेवर यूज द जीयूआई पार्ट। हम जीयूआई से रिक्वेस्ट क्या होता है कि यूआरएल के थ्रू पास होता है और जाता डेटा ही है, तो हम उसके यूआरएल को यूज करके टूल के अंदर हम डालते हैं, जो भी लोड रनर या जेमीटर यूज करते हैं। और जीयूआई को हम क्यों नहीं यूज करते हैं? चलो ठीक है भाई, ये एक रिक्वेस्ट गया है, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे 500 रिक्वेस्ट जा रहा है, तो ये रिक्वेस्ट किसी ना किसी तो यूआरएल के थ्रू ही जा रहा होगा। तो हम अलग अलग यूआरएल ले लिए, निकाल लिए एप्लीकेशन से, और ये डेटा होगा, इसका सारे यूआरएल का अलग अलग डेटा होगा, हम डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर हम यूआई को क्यों नहीं यूज करते हैं? यूआई को भी यूज कर ले। तो आप सोचो यूआई क्या होता है। और जनरली ये वेब एप्लीकेशन का होता है, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारा कुछ उसके एक ही मशीन पे होता है, और एक सिस्टम को हर कोई अपना अपना इंस्टॉल कर रखा है। तो वहां पे ज्यादा लोड का मतलब एक ही रिक्वेस्ट ही आएगा उस पर, एक ही यूजर का। वेब एप्लीकेशन चलाने के लिए क्या जरूरी होता है? ब्राउजर। तो जब रिक्वेस्ट जाएगा तो ये ब्राउजर ही तो लेके जाएगा रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के अंदर क्या होगा? डेटा होगा, जो हम यूजर आईडी पासवर्ड भेज रहे हैं, टिकट का डिटेल भेज रहे हैं, अगर टिकट बुकिंग ऐप है तो कुछ ना कुछ डेटा होगा। देन इस डेटा के साथ यूआरएल होगा, यूआरएल के साथ डेटा होगा। सिर्फ यही चीज तो नहीं जाएगा यहाँ, अगर यही चला जाता तो हम जीयूआई को यूज कर लेते।
लेकिन जब ये रिक्वेस्ट जाता है तो ब्राउजर भी अपनी ना 50 चीज, आपका 10 जाएगा तो ब्राउजर का 500 चीज जाता है रिक्वेस्ट बनकर। तो क्या होता है, एग्जैक्टली परफॉर्मेंस तो पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हम जीयूआई से रिक्वेस्ट नहीं ट्रिगर करते, क्योंकि वो ब्राउजर की चीजों को लेकर जाएगा ही जाएगा। सिंपल सा है कि मैं आपको अगर गिफ्ट देता हूं, या आपको कोई भी गिफ्ट देता है, तो आपको तो गिफ्ट से मतलब है ना, कि उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सामान दे रहा है गिफ्ट। अब वो गिफ्ट जाएगा तो अपने साथ डब्बा तो लेके ही जाएगा, एक रैपर, एक गिफ्ट रैप एक होगा ही होगा, उसके ऊपर नेम प्लेट का स्टिकर लगा ही होगा। उसकी कोई जरूरत है? वो तो वेट बढ़ाते जा रहा है आपके गिफ्ट का ना, सिर्फ अननेसेसरी चीज। तो उसी तरह ब्राउजर भी अपने साथ 500 चीजें भेज देता है। आपकी जरूरत की 10 चीज होगी, डेटा यूआरएल और उसका 500 चीज, तो ये जाने के बाद ऑब्वियस है कि आपके परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा। इसलिए हम जीयूआई से रिक्वेस्ट को नहीं भेजते, हम उसके यूआरएल को और डेटा को लेकर हम सिर्फ काम करते हैं। तो दिस इज योर परफॉर्मेंस टेस्टिंग। कोई क्वेश्चन है और एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. ओके, सो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। आज और भी दो चार लोग हैं ज्वाइन करने के लिए, मुझे मैसेज तो किया था, बट विल सी टुमारो, देन विल कंटिन्यू। ओके। Okay, sir. Okay. Okay, sir. ओके।